Hello everyone, this is Mohit Advocate, and in today's video, I will let you know about Chapter 8 of IPC, which is saying about of offences against the public tranquility. It is containing, it is having Section 140 to Section 160, and I will be today I will be explaining Section 140 to Section 149, which are the most important sections, and for all the advocates, their interpretation and to know what they are actually, and for all the common man, they should also know what the legislature has written in these sections is most important. So आज वाली वीडियो में सेक्शन 140 से लेके 149 तक आपको बताने वाला हूँ. सो ये लॉ स्टूडेंट और एडवोकेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी इंटरप्रिटेशन जानना. और सेक्शन 149 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, जो कि कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के रूल देता है. तो मैं इसको अपनी प्रोफेशनल्स की बेयर एक्ट जो कि आईपीसी की उससे रीड करूँगा और हिंदी में आपको इंटरप्रिटेशन बताता हुआ चलूँगा. थैंक यू. सो सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली. सो सेक्शन 141 हमें बताता है अनलॉफुल असेंबली, गैर कानूनी सभा. एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सनस इज डेजिग्नेटेड एन अनलॉफुल असेंबली. सो बोल रहे हैं एक सभा जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि ये गैर कानूनी सभा है. इफ़ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सनस कंपोजिंग डेट असेंबलीज, अगर उन सभी व्यक्तियों का जो एकत्रित हुए हैं, जो इकट्ठा हुए हैं उस सभा में, पहले तो वो गैर कानूनी सभा नहीं थी, पर जो जो जितने व्यक्ति 5 से ज़्यादा व्यक्ति उसमें इकट्ठा हुए हैं उस सभा में, अगर उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट, एक सामान्य, उनको एक रिजल्ट, एक सामान्य एक्ट सीरियस उनको प्रोड्यूस करना है, तभी हम बोलेंगे कि वे अनलॉफुल असेंबली है. ठीक है, कि वे गैर कानूनी सभा है. सो अब इसमें 5 क्लोजेस दे रखे हैं, इनमें हमें बताया जाएगा कि उन्होंने क्या किया तो वो अनलॉफुल असेंबली होगी. सो फर्स्ट, टू ओवरएव बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स. कह रहा है किसी को दादागिरी दिखाई, किसी के साथ दादागिरी करी. कैसे करी? क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक जोर दिखा के, आपराधिक गुस्सा दिखाकर. द सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ द लेजिस्लेचर. आपराधिक गुस्सा किसको दिखाया? सेंटर की गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, संसद को, राज्य की सरकारों को, राज्य के विधायिकाओं को, और एनी पब्लिक सर्वेंट, किसी सरकारी कर्मचारी के प्रति उन्होंने गुस्सा दिखाया उन 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्तियों ने, तो माना जाएगा कि वो गैर कानूनी सभा है. सेकंड, टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी प्रोसेस, ऑफ एनी लीगल प्रोसेस. तो बोल रहे हैं कानून अपना कोई कार्य कर रहा है और कानून के काम में अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा अधिक लोग बाधा डाल रहे हैं तो माना जाएगा कि वो अनलॉफुल असेंबली है, गैर कानूनी सभा है. थर्ड, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस. तो 5 या 5 से ज़्यादा लोग कोई मिसचीफ, मतलब कुछ ऐसा नुकसान करने वाले हैं कि किसी संपत्ति की वैल्यू को गिराने वाले हैं, डिमिनिश करने वाले हैं. और क्रिमिनल ट्रेसपास, घर में घुसपैठ करने वाले हैं, कहीं ऐसी जगह में एंट्री लेने वाले हैं जहाँ उनको जाना अलाउड नहीं है, और जाना अलाउड भी है तो वो वहाँ पे आपराधिक गतिविधि, आपराधिक तरीके से घुसने वाले हैं. और अदर ऑफेंस, या कोई और अपराध करने वाले हैं. फोर्थ, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ अ राइट ऑफ वे. सो वो 5 या 5 से ज़्यादा लोग किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की संपत्ति को छीनने वाले हैं, या उस व्यक्ति को ऐसा कर देंगे कि वो अपनी संपत्ति के पास जा ही ना सके, जिस व्यक्ति की वो संपत्ति छीनेंगे, तो माना जाएगा कि वो गैर कानूनी सभा के व्यक्तियों ने किया है. फिफ्थ, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू वट ही इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू और टू ओमिट टू डू वट ही इज़ लीगली एंटाइटल्ड टू डू. कह रहा है क्रिमिनल फोर्स दिखा के, आपराधिक तरीके से वो 5 या 5 से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, और आपराधिक जोर दिखा के वो क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को विवश कर देंगे कि तू ये काम कर, तुम ये काम करो, और जो वो नहीं करना चाहता वो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को विवश कर देंगे 5 या 5 से ज़्यादा लोग क्रिमिनल फोर्स दिखा के, आपराधिक गुस्सा दिखाकर, आपराधिक जोर दिखाकर. एंड और एक व्यक्ति को बोलेंगे कि तुम ये काम मत करो, और जो वो व्यक्ति काम करने के लिए वो लीगली एंटाइटल है, मतलब कानूनी तौर पर उसको वो काम करना चाहिए, पर एक व्यक्ति को बोलेंगे तुम ये काम मत करो. जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस वाले को बोलेंगे कि तुम उस अपराधी को मत पकड़ो, तो वो 5 या 5 से ज़्यादा लोग पुलिस वाले को ओमिशन कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं. ओमिट करना मतलब एक के पास लीगल ड्यूटी थी वो काम करने की, पर उसने वो काम नहीं किया, तो उसने अपनी लीगल ड्यूटी को ओमिट कर दिया, ओमिशन कर दिया. सो ये 5 क्लॉजेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनलॉफुल असेंबली के सेक्शन 141 के. ये पूरी हमारी ये हमारी डेफिनेशन है सेक्शन 141 से अनलॉफुल असेंबली की. अब सारे आगे के ऑफेंसेस इसी से जुड़ते चले जाएंगे, तो सेक्शन 141 की डेफिनेशन जितनी भी दी हुई है पूरा जानना ज़रूरी है. अब सेक्शन 141 की एक एक्सप्लेनेशन भी वो बोलती है, एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट assembled
मे सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली। तो बोला जा रहा है एक सभा जब वो एकत्रित हुई, जब वो जुड़ी, तब तो वो गैर कानूनी नहीं थी, पर कह रहा है कि बाद में जब वो बैठी और उनमें बातचीत हुई, उनमें वार्तालाप हुए, तो वो गैर कानूनी हो सकती है। सो ये एक्सप्लेनेशन क्लियर कर देती है। एंड नाउ सेक्शन 142 इज सेइंग बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। बोल रहे हैं एक सदस्य होना ही गैर कानूनी सभा का। 142 कह रहा है हूएवर बीइंग अवेयर ऑफ फैक्ट्स, कह रहा है जो कोई भी जिसको पता है किन तथ्यों के बारे में, विच रेंडर्ड एनी असेंबली एंड अनलॉफुल असेंबली, जो कि पता है उसको इस तथ्यों के बारे में कि ये जो गैर कानूनी सभा है, गैर कानूनी सभा ही है। इंटेंशनली जॉइन्स दैट असेंबली, और जानबूझकर फिर स्वयं इच्छा से अपने मन में दुर्भावना रखते हुए शामिल हो जाता है उसी गैर कानूनी सभा में वो व्यक्ति। और कंटिन्यूसली, या कह रहा शामिल तो होता है और फिर उसमें काम भी करने लग जाता है, कंटिन्यूसली उसमें बना रहता है गैर कानूनी सभा में। इज सेड टू बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो बोल रहा है उस व्यक्ति को जो ज्वाइन हुआ, मतलब जो शामिल हो, उसको हम कहेंगे कि वो भी गैर कानूनी सभा का एक सदस्य है। अब सेक्शन 143 पनिशमेंट। अब सेक्शन 143 पनिशमेंट, सज़ा बताता है कितनी मिलेगी। हुएवर इज अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, कह रहा है जो कोई भी सदस्य है गैर कानूनी सभा का, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months। और कह रहा है फिर उसको 6 महीने तक की सज़ा मिल सकती है गैर कानूनी सभा का सदस्य होने में। और ईदर डिस्क्रिप्शन की, कह रहा है या तो सिंपल मिलेगी या रीग्रेस मिलेगी, कैसी मिल सकती है, ईदर डिस्क्रिप्शन का ये मतलब है। और 6 महीने तक की उसको सज़ा मिलेगी बस एक सदस्य होने के लिए गैर कानूनी सभा का। अब सेक्शन 144 बोलता है ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली विद आर्म्ड विद डेडली वेपन, कह रहा है हिस्सा बनना एक गैर कानूनी सभा का और किसके साथ, खतरनाक जानलेवा हथियारों के साथ ज्वाइन करना, शामिल होना, ये 144 बोलता है आईपीसी का। तो बोलता है हूएवर बीइंग आर्म्ड विद एनी डेडली वेपन, कह रहा है जो कोई भी ग्रस्त है, किससे लैस है, किससे हथियारबंद, जो जानलेवा हथियारों से, और विद एनीथिंग विच यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस, जो या उसके पास कोई ऐसा हथियार है जो कि इस्तेमाल होता है किसी अपराध में वेपन की तरह, हथियार की तरह, इज लाइकली टू कॉज डेथ, और वो हथियार जान ले सकता है, जानलेवा हथियार है वो, इज़ अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। तो कह रहा है फिर वो सदस्य भी, वो व्यक्ति भी सदस्य होगा एक गैर कानूनी सभा का। शैली पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। तो कह रहा है ऐसे हथियारों के साथ, ये जानलेवा हथियारों के साथ अगर कोई गैर कानूनी सभा में बस एंट्री ही लेता है तो उसको 2 साल तक की सज़ा कटवाई जाएगी, और वो भी इधर डिस्क्रिप्शन की, वही हार्ड लेबर या सिंपल लेबर के साथ। ठीक है, हार्ड लेबर मतलब ये तो काम कराएंगे, सिंपल इम्प्रिजन मतलब सिंपल कुछ नहीं करना, अपने बैठे रहो जेल में। ये 144 हो गया। अब सेक्शन 145 बोलता है ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, कह रहा है जुड़ जाना गैर कानूनी सभा में या बने रहना गैर कानूनी सभा में, ये जानते हुए भी, इसकी जानकारी आने के बावजूद भी कि सरकार ने बोल दिया कि अब ये गैर कानूनी सभा को छोड़ दो, अलग अलग हो जाओ, गैर कानूनी सभा डिस्पर्स हो जाओ, फैल जाओ इधर उधर, सरकार के ऑर्डर आने के बाद भी। तो बोलता है whoever joins or continues in an unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse। तो बोल रहा है जो कोई भी बना रहता है या जो कोई भी आता है गैर कानूनी सभा में, यह जानते हुए भी कि उस गैर कानूनी सभा को सरकार ने बोल दिया कि तुम अलग हो जाओ, अब इकट्ठा रहने की जरूरत नहीं है। सो कह रहा है शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म टू एक्सटेंड टू 2 years। कह रहा है ऐसा करने पर भी अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी उसको, ये सेक्शन 145 बोलता है 145। अब 146 राइटिंग, दंगे। तो ये 146 बहुत मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन पर लगाई जाती है। अब 146 में राइटिंग, दंगों की डेफिनेशन दे रखी है। तो बोलते हैं वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज बाय एन अनलॉफुल असेंबली। तो बोलता है कभी भी फोर्स, जोर, वायलेंस, गड़बड़ी मतलब हा हुल्लड़ और ये क्राइम करना, वायलेंस यूज़ होता है किसी गैर कानूनी सभा में, जब भी मतलब वो गैर कानूनी सभा, वो 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति फोर्स मतलब आपराधिक जोर लगाते हैं, वायलेंस कुछ जनता जनार्दन को वायलेंस मतलब दिक्कतबाजी करते हैं, तो माना जाएगा कि उन्होंने राइटिंग की है। और बाय एनी मेंबर देयर हो, या फिर किसी भी मेंबर, उन गैर कानूनी सभा के 5 मेंबरों में से किसी एक ने भी अगर फोर्स या वायलेंस किया ना, तो माना जाएगा सभी ने फोर्स और वायलेंस किया है उस गैर कानूनी सभा के। इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, और फोर्स और वायलेंस वो दंगे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका सामान्य उनका जो ऑब्जेक्ट है, जो उन्होंने सोचा हुआ है, उसको पाने के लिए। एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ राइटिंग। तो कह रहा है हर एक सदस्य है उस गैर कानूनी सभा का, वो उन सभी को सज़ा मिलेगी और उन्हें माना जाएगा कि वो सदस्य हैं राइटिंग के, और उन्होंने अपराध किया दंगे भड़काए उन्होंने।
तो ये 146 बोलता है। 147 बोलता है पनिशमेंट फॉर राइटिंग, कह रहा है दंगों की क्या सज़ा मिलेगी दंगे करने पर। बोल रहा है होवर इज गिल्टी ऑफ राइटिंग, कह रहा है जो कोई भी दंगों का दोषी पाया जाएगा तो उसको 2 साल तक की सज़ा कटवाई जाएगी। ये 147 बोल रहा है। अब सेक्शन 148 बोल रहा है राइटिंग आर्म विद डेडली वेपन, कह रहा है दंगे करना और कैसे लैस होकर जानलेवा हथियारों के साथ। तो बोल रहा है हुएवर इज गिल्टी ऑफ राइटिंग बीइंग आर्म्ड विद डेडली वेपन और विद एनीथिंग विच यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस, कह रहा है जो कोई भी शामिल हो जाता है और दंगे करता है खतरनाक हथियारों के साथ जो कि जानलेवा हथियार हैं, तो कह रहा है इज लाइक टू कोज, और वो जानलेवा हथियार मौत कोज कर सके, उन जानलेवा हथियारों से मृत्यु भी हो सकती है। सो बोल रहा है फिर ऐसा पाए जाने पर उस व्यक्ति को जो जानलेवा हथियार के साथ दंगे करेगा उसको 3 साल तक की सज़ा कटवाई जा सकती है जेल की। अब सेक्शन 149 149 IPC बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनिए। एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कह रहा है हर एक सदस्य जो गैरकानूनी सभा का हर एक सदस्य दोषी ठहराया जाएगा अगर उसने अपराध किया है, और क्या चलते किया है, एक सामान्य उद्देश्य के चलते उसने अपराध किया है। कह रहा उसने नहीं किया या किसी और सदस्य ने किया है तभी उसको दोषी ठहराया जाएगा। सो ये सेक्शन 149 कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के रूल बताता है। एक ने किया अपराध पर आप उस सदस्य के उस गैरकानूनी सभा के, तो आपको भी सज़ा दी जाएगी। आप कल को ये नहीं कह सकते कि ये तो उसने किया था ये मैंने नहीं किया। तो ये 149 कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के रूल बताता है। अब इसकी डेप्थ में पढ़ते हैं क्या कहता है इफ़ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एन मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, कह रहा अगर कोई अपराध घटित होता है, कोई अपराध की घटना करता है कोई भी सदस्य, किसका, गैरकानूनी सभा का, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, और किस उद्देश्य से करता है कि कोई सामान्य उद्देश्य था, उन सारे व्यक्तियों का एक सामान्य उद्देश्य था, तो कहता है ऑफ दैट असेंबली और सच एज मेंबर ऑफ दैट असेंबली, कह रहा है उस असेंबली का उस सभा का या उस सभा के उस सदस्य का। तो कह रहा है न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड प्रोसिक्यूशन दैट होगा, कह रहा है ये अपराध तो होने ही वाला था, उनको पता था कि हम ऐसा अपराध करेंगे उस कॉमन ऑब्जेक्ट उस सामान्य उद्देश्य के चलते हुए। तो एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस इज अ मेंबर, तो कह रहा है हर वो व्यक्ति जो उस समय गैरकानूनी सभा का सदस्य था ऑफ द सेम असेंबली, उसी गैरकानूनी सभा का, इस गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, तो माना जाएगा कि वह भी दोषी है उस अपराध का। सो सिंपल से हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि 10 व्यक्ति इकट्ठा हो गए हैं एक जगह पर, और उन्होंने सोचा कि आज हम पुलिस थाने का घेराव करेंगे। तो वो पुलिस थाने का घेराव करने के लिए चला जाता है। तो 9 मेंबर्स तो गाड़ी में से उतर के पुलिस थाने के अंदर चले जाते हैं, लेकिन एक तो 10वां मेंबर होता है वो गाड़ी में बैठा रहता है। तो जब उनको पकड़ लिया जाता है बाद में, और उन पर ये चार्ज 149 का चार्ज लगाया जाता है, और जो उन्होंने और काम किया उनके चार्ज लगाए जाते हैं। जैसे कुछ भी उनमें थाने में जाके किया वो भी चार्ज लगेगा और 149 का साथ चार्ज लगेगा। तो वो जो ड्राइवर जो बाहर गाड़ी में एक बंदा रह गया था उन 10 लोगों में से, तो वो कल को ये नहीं बोल सकता कि अंदर जाके मारा पीटी अपराध तो उन 9 बंदों ने किया था, मेरे को क्यों आप इनकी तरह सज़ा दे रहे हो जो इनको सज़ा मिल रही है। तो बच्चे यही अदालत बोलता है कि यही है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का रूल, तुम भी दोषी हो, तुमको भी दोषी ठहराएंगे क्योंकि तुम इनके साथ ही जुड़े हुए थे और इनको पता था कि हम अंदर जाके क्या करने वाले हैं। सो वो तुमको भी पता था कि अंदर जाके कुछ अपराध करने वाले हैं। सो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एडवोकेट को, हर लॉ स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। और सेक्शन 141 टू सेक्शन 149 ऑफ IPC आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये पुलिसकर्मी बहुत सारे केसेस में इन्हीं से आपको चार्ज करते हैं, आपके किसी जानने वाले को चार्ज करते हैं। तो ये बहुत आपको आवश्यक रूप से पता होना चाहिए। थैंक यू।